लॉन्च के विशाल कमरे में एक असामान्य सी खामोशी फैली हुई थी। बड़ी खिड़कियों से आती शाम की मध्यम रोशनी सफेद पर्दों पर हल्की सी सुनहरी झलक डाल रही थी। सोफों की तरतीब और बीच में रखा हुआ शीशे का गंभीर सा सेंटर टेबल माहौल को और ज्यादा गंभीर बना रहा था। उन्हीं सोफों में से एक पर हुरैन बैठी थी। उसके साथ रखा हुआ बड़ा सा सूटकेस उसकी जिद और फैसले की निशानी था। उसके चेहरे पर उलझन, जिद और एक अजीब सा सुकून सब एक साथ झलक रहे थे। कहने को पूरा घर उसके खिलाफ था, मगर उसकी आदत थी कि जिस चीज से उसे रोका जाता था वह उसे करना अपना सबसे अहम फर्ज समझती थी। लेकिन वह जानती ही नहीं थी कि अब वह किन हाथों में है। आज वह अपनी नानी के घर छुट्टियां बिताने जा रही थी। हालांकि घर में सबने मना किया था, खासकर बाबा ने, मगर वह सिर्फ अपनी मां की इजाजत लेकर यह कदम उठा रही थी। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि कोठी के बड़े दरवाजे की जोरदार आवाज गूंजी। दरवाजा खुला और भारी कदमों की आहट के साथ हाशिम शाह लॉन्ज में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां जल रही थीं। देखने में वह बला का हसीन था, ऊंचा लंबा दराज कद, चौड़ी जिस्मत, कसरती जिस्म। उसे देखकर किसी शहजादे का गुमान होता था। उस वक्त वह ब्लैक थ्री पीस में था। न जाने क्यों उसे देखकर ही मालूम हो रहा था कि आज या तो हुरैन नहीं या फिर वह नहीं। उसने जैसे ही उसे देखा वह घबराकर फौरन खड़ी हो गई। उस जल्लाद से बचकर ही वह जल्दी निकल जाना चाहती थी, मगर कजिन की देरी की वजह से वह अब तक यहाँ फंसी हुई थी। उसकी सांसें एक पल को रुक सी गईं, मगर अगले ही लम्हे वह अपनी जगह जम गई, जैसे दिखाना चाहती हो कि वह पीछे हटने वाली नहीं है। डर पर काबू पाने की उसने बेहद कोशिश की थी। हाशिम ने बिना एक लम्हा गंवाए उसके पास आकर झुककर सूटकेस उठाया और गुस्से में जोर से एक तरफ फेंक दिया। सूटकेस की जिप खुली और कपड़े बिखरते हुए फर्श पर फैल गए। वह हैरान नजरों से उसकी हरकत देखती रह गई। अभी वह पलटवार करती कि उसी पल हाशिम की भारी आवाज गूंजी। आखिर तुम्हें समझ नहीं आती? जब तुम्हारे बाप ने साफ मना कर दिया है तो तुम किसकी इजाजत से जाने की तैयारी कर रही हो? कौन है जो तुम्हें तुम्हारे बाप के फैसले के खिलाफ ले जा रहा है? कुछ ज्यादा ही दिमाग नहीं चलने लग गया तुम्हारा? बहुत ज्यादा बगावत कर रही हो तुम। ये न हो कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं वह कदम उठा लूं जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की हो। हुरैन के लब कांप गए, मगर वह सब्र करते हुए बोली, मैं अपनी अम्मी की इजाजत से जा रही हूं, और आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। और यह क्या हरकत है? अब कपड़े आप समेटेंगे? कुछ ज्यादा ही अपने आप में खुद को बड़ा समझने लग गए हैं। मगर वह दिन दूर नहीं जब मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन हूं। निकाह कर लेने से आपने मुझे खरीदा नहीं है हाशिम। ये बात आपको समझनी होगी। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी, मगर आंखों में सख्ती जमी रही। वह एक कदम और करीब आया और उसे देखते हुए दहाड़ कर बोला, तुम्हें मालूम भी है मैं हूं कौन, जो तुम इतनी आसानी से कह रही हो कि मैं कोई नहीं होता? याद रखो हुरैन, मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुम्हारा निकाह मेरे साथ हो चुका है। इस रिश्ते के बाद तुम्हारे हर फैसले पर मेरा हक है। और खबरदार, जो तुमने नानी के घर जाने की हिम्मत की, बेशक मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने नाम कर लिया है। तुम मेरी मिल्कियत हो। पूरा इख्तियार रखता हूं तुम पर। जो दिल में आएगा तुम्हारे साथ कर सकता हूं। उल्टा भी लटका दूं तो यहां कोई मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बीवी हो तुम मेरी। वह एक लम्हे को रुका, फिर अपनी मुट्ठियां भींचकर धमकी भरे लहजे में बोला, अपनी हरकतों पर गौर कर लो। मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, सुन रही हो? मैं तुम्हें चलने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने जिद दिखाई तो। बहुत बर्दाश्त कर ली घर वालों ने तुम्हारी जिद, मगर मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात जहन नशीन कर लो। हुरैन की आंखों में आंसू भर आए। उसके होंठ कांपने लगे। उसने पूरी कोशिश की कि अपने डर को छुपाए, मगर हाशिम की सख्त आवाज और आंखों में चमकती धमकी ने उसका हौसला तोड़ दिया था। घर में सिर्फ यही शख्स था जिसकी आंखों से ही वह सहम जाती थी। आज तो वह बाकायदा उस पर दहाड़ रहा था। वह लरजती हुई आवाज में बोली, आप मुझे डरा नहीं सकते। मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। आप क्यों हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं? जिंदगी गुजारने का हर शख्स को हक से निकालने तो होता आता है। निकाह कर लेने का मतलब इंसान को बांध देना नहीं होता। ये बात आप क्यों नहीं समझते? इस तरह आप डरा धमका कर मुझे मेरी ख्वाहिशों से दस्तबरदार नहीं कर सकते। हाशिम ने झुककर उसकी आंखों में देखा। लहजा और भी खतरनाक हो गया था। तुम्हारी मर्जी? तुम्हें लगता है कि शादी के बाद तुम अपनी मर्जी से जियोगी?
ये भूल जाओ, अब से तुम्हारी मर्जी मेरी मर्जी है। जितना तुम सोचती हो कि मैं बर्दाश्त करूंगा, उतना तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें सिर्फ अपने रंग में ढालूंगा। और अगर तुम मेरे उसूलों के मुताबिक नहीं चली तो याद रखना लड़की, मैं फिर वह करूंगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। उसकी धमकी और करीब आने की शिद्दत से हुरैन के कदम पीछे हट गए। उसकी पलकों से आंसू बहकर गालों पर गिरने लगे थे। वह अब बोल भी नहीं सकी थी, सिर्फ सिसकियां उसके वजूद को हिला रही थीं। हाशिम ने हाथ झटककर एक कदम पीछे हटाया और सख्त लहजे में आखिरी बार बोला, खबरदार, सूटकेस को दोबारा हाथ लगाया तो, वरना अंजाम तुम जानती हो। अपने कजिन को फोन करो और उसे मना करो कि तुम नहीं आ रही। अगर वह हमारे घर की दहलीज पर आया, खुदा की कसम, तुम्हें और उसे दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मेरे कहर से इस घर का हर शख्स वाकिफ है। हुरैन ने लरजते हाथों से अपने आंसू साफ करने की कोशिश की और जल्दी से पलटकर अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसके जाते ही लॉन्च की खामोशी एक बार फिर हावी हो गई थी, मगर इस बार वह खामोशी दबाव और डर से भरी हुई थी। जबकि उसे जाते देख हाशिम ने गहरी सांस ली और किचन के पास खड़ी नौकरानी को कपड़े समेटने का हुक्म देकर वह भी वापस ऑफिस की ओर रवाना हो गया। जुल्फिकार साहब ने ही उसे घर भेजा था, आखिर वह भी अपनी बेटी को समझा नहीं पा रहे थे। हर शख्स जानता था कि सिर्फ हाशिम के अलावा उस लड़की को कोई काबू में नहीं कर सकता। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। रात के अंधेरे ने पूरे घर को अपने साए में लपेट लिया था। खिड़की के बाहर चांद की मध्यम रोशनी दबे दबे अंदाज में कमरे में दाखिल हो रही थी। कमरे में एक भारी सी खामोशी फैली हुई थी, जिसे सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक तोड़ रही थी। हुरैन सोफे पर बैठी थी, घुटनों पर हाथ जमाए, नजरें नीचे झुकाए और आंखें लगातार रोने के बाद लाल और बोझिल हो चुकी थीं। नानी के घर जाने का उसका इस बार बहुत दिल था। पूरे खानदान के कजिन जमा हो रहे थे, लेकिन हाशिम की वजह से वह नहीं जा पाई थी। आज पूरा दिन वह कमरे में कैद रही, न कुछ खाया न कुछ पिया। वह किसी से बात करने के मूड में नहीं थी, जैसे अपने ही अंदर कैद हो गई हो। कुछ लम्हे और गुजरे थे कि कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। जुल्फिकार साहब खाने की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुए। वह बाप थे, अपनी औलाद के लिए इतने सख्त कभी नहीं हो सकते थे। उनके कदम धीमे थे और चेहरे पर एक बाप की बेबसी साफ झलक रही थी। जैसे ही हुरैन ने अपने बाबा को देखा, उसने फौरन रुख फेर लिया, जैसे जताना चाहती हो कि वह उनसे बेहद नाराज है। और ऐसा था भी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अंदाज़ा था कि जुल्फिकार साहब ने ही हाशिम को भेजा होगा। जुल्फिकार साहब ट्रे मेज़ पर रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आए, सोफे के दूसरे कोने पर बैठ गए और नरमी से बोले, बेटा, खाना खा लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। ऐसे जिद मत करो, मुझे दुख होता है। अब अगर तुम्हारे शौहर को पसंद नहीं तो मैं क्या करूं? और बेटा, वैसे भी तुम वहां जाकर क्या करोगी? हुरैन के होंठ कांपे, मगर उसने चेहरा दूसरी तरफ ही रखा। फिर धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, मेरे दुख का एहसास तब क्यों नहीं हुआ जब आपने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी? आपने पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने निकाह के आखिरी वक्त पर भी आपको मना किया था कि मुझे उस इंसान से शादी नहीं करनी, मेरी और उसकी कभी नहीं बनेगी, लेकिन आपने जबरदस्ती की। अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए आपने मेरा निकाह उससे करवाया, हालांकि मैं उसे एक आंख नहीं पसंद करती। जिस इंसान से मैं बात करना भी पसंद नहीं करती, उसे आपने मेरा हमसफर बना दिया। क्या सोचकर बनाया है बाबा? आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जुल्फिकार साहब ने गहरी सांस ली, सर झुकाया और नरम लहज में बोले, बेटा, मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम अब छोटी नहीं रहीं, निकाह हो चुका है। बेटी, जब शौहर और उसके घरवाले नहीं चाहते कि तुम बार बार नानी के घर जाओ, तो मैं कैसे इजाज़त दे सकता हूँ? कुछ वक्त बाद तुम्हारी रुखसती है। वहाँ की इज्जत, वहाँ की खुशी तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त से ही कायम होगी। और तुम नहीं जानती, आगे जाकर तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे बाप ने कितना बेहतरीन फैसला तुम्हारे लिए लिया है। हाशिम जितना सख्त नजर आता है, उतना है नहीं। वह एक जिम्मेदार और बाशूर लड़का है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा, तुम्हें शहजादियों की तरह रखेगा। और सबसे बेहतरीन बात, तुम रुखसत होकर भी हमारी आंखों के सामने रहोगी, इस घर का हिस्सा बनी रहोगी। और तुम्हें क्या चाहिए? बेटियां तो ऐसे रिश्तों की दुआएं मांगती हैं। यह सुनकर हुरैन का सब्र टूट गया। आंसू एक बार फिर बहने लगे। वह गुस्से और दुख में बोली, क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मेरा दिल नहीं है?
क्यों मेरी जिंदगी के फैसले आपने मुझसे पूछे बिना कर दिए? मुझे करनी ही नहीं थी उस इंसान से शादी, मगर आपने जबरदस्ती मेरा निकाह कर दिया और अब वह लोग मुझ पर रौब झाड़ रहे हैं। मुझे आपने अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक जंजीर बना दिया है बाबा, इस बात को समझने की कोशिश करें। बेटियां जंजीर नहीं होती, हम इंसान होते हैं। खुदा के लिए हमारी बात को भी अहमियत देनी चाहिए। बेशक माँ बाप के फैसले गलत नहीं होते, हमेशा सही होते हैं, लेकिन औलाद भी इंसान होती है। आपने पैदा किया है तो इस पैदा हुई शख्स को भी इंसान समझकर उससे फैसले का इख्तियार मत छीने। जुल्फ़िकार साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे प्यार से मनाने की कोशिश कर रहे हों। उनकी आवाज़ में नरमी और अपनापन था। बेटी, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी दिल के खिलाफ फैसले बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल दुखा है, मगर यह वक्त भी गुजर जाएगा। देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी दुआएं करती है। हम सब चाहते हैं कि तुम्हारा घर बसे, तुम खुश रहो। हुरैन ने झटके से कंधा पीछे किया और तेज लहजे में बोली, खुशी? बाबा, खुशी जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। आप लोगों ने मेरी खुशियां मुझसे छीन ली हैं। आप समझते हैं मैं आसानी से मान जाऊंगी? नहीं, मुझे न खाने की भूख है न प्यास। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आप मुझे तंग मत करें और जाएं यहाँ से। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैं अकेली खुश हूँ। जितनी अजियत आपने और आपके उस भतीजे ने देनी थी वह दे चुके हैं। अब मुझे और अजियत मत दें। जुल्फ़िकार साहब की आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने ट्रे खोली, सालन और रोटी निकालकर प्लेट में डाली और नरमी से उसकी तरफ बढ़ाई। देखो बेटी, जिद मत करो, थोड़ा सा खा लो। तुम्हारे न खाने से मुझे और ज्यादा तकलीफ होगी। हुरैन रोहानसी आवाज में बोली, आपकी तकलीफ? आपको मेरी तकलीफ नजर आई ही कब? आपको तो सिर्फ अपना फैसला सही लगता है। मैं थक गई हूं बाबा। मैं अब किसी के हुक्म और धमकी पर नहीं जीना चाहती। जुल्फ़िकार साहब कुछ देर खामोश बैठे उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, बेटी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम्हारे आंसू मेरे दिल को चीरते हैं, मगर एक बाप कभी अपनी बेटी के लिए बुरा नहीं चाहता। वक्त के साथ सब संभल जाएगा। तुम बस एक बार खाना खा लो। हुरैन ने हाथ झटक दिया और तेज लहजे में बोली, बाबा प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जुल्फ़िकार साहब ने गहरी सांस भरी, बेबसी के आलम में ट्रे मेज पर वापस रखी और आहिस्ता से उठ खड़े हुए। वह जाते जाते एक नज़र अपनी बेटी पर डाले बिना नहीं रह सके। उनके कदम भारी थे और आंखों में शिकस्त। कमरे में अब सिर्फ हुरैन की सिसकने की आवाज़ बाकी रह गई थी, जो उस रात की खामोशी को और ज्यादा कर देने वाली थी। पूरी रात उसकी अजीब ही गुजरी थी। अगली सुबह का सूरज बुरी आब ओताब से रोशन हुआ था। दोपहर का वक़्त था। घड़ी की सुइयां 1 बजकर कुछ मिनट पर रुकी हुई थीं, मगर किचन में वक्त जैसे तेज धड़कनों के साथ बह रहा था। बर्तनों की खनक, चूल्हे पर चलती हुई हांडियों की भाप और मसालों की खुशबू ने किचन को एक भरपूर जिंदगी दी हुई थी। रुखसाना बेगम और शमीम बेगम दोनों अपने अपने काम में मशगूल थीं। रुखसाना बेगम प्याज काट रही थीं और शमीम बेगम सालन पर चम्मच चला रही थीं। उसी दौरान कदमों की आहट आई। हुरैन, जो अभी अभी सोकर उठी थी और मुंह धोकर आई थी, किचन में दाखिल हुई। उसकी आंखों में नींद का बोझ अब भी झलक रहा था। वह कुर्सी घसीट कर बैठ गई और अपनी माँ को देखते हुए बेजारी से बोली, अम्मी, नाश्ता दे दें, बहुत भूख लगी है। अंदाज काफी रूखा था। वह कुछ खाना नहीं चाहती थी, मगर न खाने की वजह से हमेशा उसकी शुगर लो हो जाती थी, इसीलिए मजबूरन नाश्ता करने आ गई थी। रुखसाना बेगम पलटकर उसे घूरने लगीं, फिर तंजिया हैरत के साथ बोलीं, अरे लड़की, वक्त देखा है तुमने? 2 बजने वाले हैं। ये नाश्ता करने का वक्त है या खाना खाने का? अब उठी हो सोकर? हुरैन मुंह बनाकर कुर्सी पर फैलते हुए बोली, अम्मी प्लीज लेक्चर मत शुरू करें, बस मुझे नाश्ता दे दें। भूख से जान निकल रही है। आप लोगों की फजूल बातें ही खत्म नहीं होती। इंसान इस घर में सुकून से जी भी नहीं सकता। हर काम आपकी मर्जी से करूं? अगले को भी इंसान समझ लें। न जाने क्यों उसका दिमाग एक बार फिर खराब हो गया था, इस बात से बेखबर कि आज उसकी जिंदगी में कितना बड़ा भूकंप आने वाला है। शमीम बेगम, जो खामोशी से यह सब देख रही थीं, मुस्कुराकर बोलीं, हुरैन, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा देर हो गई है। एक लड़की को अपने वक्त की आदत डालनी चाहिए। अच्छी लड़कियां घर के मर्दों से पहले जागती हैं, शौहर को, बाप को नाश्ता करवाकर अपने हाथों से रुखसत करती हैं। लेकिन तुम तो दिन चढ़े तक सोती रहती हो।
ये कोई अच्छी बात तो नहीं है बेटी, वह बेहद नरमी से बोली थीं। यह सुनते ही हुरैन ने सीधा पलटकर शमीम बेगम को देखा और तीखे लहजे में बोली, अभी मेरी रुखसती नहीं हुई ताई अम्मी, आप मुझे ऐसी बातें सुनाने वाली कौन होती हैं? मेरी माँ जिंदा है, वह मुझे डांटने के लिए काफ़ी हैं। आपको ज़रूरत नहीं। कल हाशिम का गुस्सा वह अब अपनी माँ पर निकाल रही थी। किचन में पल भर के लिए खामोशी छा गई। रुखसाना बेगम ने जैसे ही यह जुमला सुना, फौरन गुस्से में पलटीं और बेटी पर बरस पड़ीं। चुप हो जाओ, बदतमीजी मत करो ताई अम्मी से। ये क्या तरीका है बात करने का? दिमाग जगह पर है तुम्हारा या दो हाथ लगाऊं तुम्हें? उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी इतनी बदतमीजी पर उतर आएगी, मगर हुरैन का गुस्सा भी कम नहीं हुआ। उसने कुर्सी से उठते हुए मुंह चढ़ाया और ऊंची आवाज में बोली, अम्मी, सबको बस मुझ पर ही गुस्सा निकालना आता है। इस घर में मुझे सुकून से 2 घड़ी बैठने भी नहीं दिया जाता। हर वक़्त कोई ना कोई नसीहत, कोई ना कोई डांट। इंसान हूं मैं। पता नहीं क्यों खुदा ने मुझे लड़की बना दिया। काश लड़का बना देता तो आज इतनी रोक टोक मुझ पर नहीं की जा रही होती। हुरैन, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत बैठो, ये मत खाओ, ये उठने का वक़्त नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इंसानों की तरह ही ट्रीट किया जाए। न जाने कॉलेज क्या खत्म हुआ, आप सब मुझ पर हावी हो गए हैं। रुखसाना बेगम सख्त लहजे में बोलीं, यही सीखा तुमने? बड़ों के सामने जुबान चलाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उनकी जान हलक में अटक गई थी। सामने खड़ी औरत बेशक उनकी जिठानी थी, लेकिन रिश्ते में उनकी बेटी की सास भी लगती थी। वह किसी भी तरह अपनी बेटी को वहां से हटा देना चाहती थीं, लेकिन हुरैन की जुबान चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह नजरें मिलाकर बोली, शर्म मुझे तब आती जब आप मेरी बात सुनती। आप लोगों ने कभी मेरी ख्वाहिश को अहमियत ही नहीं दी है, तो फिर क्यों बोल रही हैं आप? सबको बस मुझे चुप कराना आता है, कोई सामने वाले की गलती नहीं देखता। शमीम बेगम आहिस्तगी से बोलीं, बेटी, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। बड़ों का कहना मानने से ही इज्जत बढ़ती है। तुम अभी जवान हो, जिद मत करो और खामोश हो जाओ। लेकिन हुरैन और भड़क उठी। उसने पांव जोर से पटखा, जैसे जमीन पर अपना एहतिजाज साबित कर रही हो, और बुलंद आवाज में बोली, बस कर दें आप सब। ये घर मेरे लिए कैद खाना बन गया है। कोई मुझे समझता ही नहीं। सबको बस मुझे हुक्म देना आता है। वह तेजी से पलटी और गौसे में दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते वह मजीद बोली, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भूख से मर जाऊं तो आप सबको सुकून मिलेगा। दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ किचन में गूंजी। रुखसाना बेगम ने बेबसी से सर पकड़ लिया और शमीम बेगम एक ठंडी सांस भरकर बर्तन हिलाने लगीं। किचन की भाप और मसालों की खुशबू के बीच अब एक तल्ख खामोशी छा गई थी, जिसने दोनों औरतों के दिल पर बोझ डाल दिया। कुछ देर बाद रुखसाना बेगम होश में आईं और शमीम बेगम को नम आंखों से देखा, जबकि वह खामोशी से किचन से निकल गई थीं। उनके चेहरे से साफ मालूम हो रहा था कि उन्हें यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके जाते ही रुखसाना बेगम ने अपना माथा पीटा। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल की रफ्तार से गुजर गया था। रात की स्याही ने पूरे घर को ढांप रखा था। कमरे की खिड़की से चांद की मध्यम रोशनी अंदर झांक रही थी और स्टडी टेबल पर रखी लैंप की जर्द रोशनी में हुरैन किताब खोले बैठी थी। आंखें लफ्जों पर थीं, मगर दिमाग कहीं और भटक रहा था। अचानक दरवाज़ा धड़ाम से खुला और भारी कदमों की आवाज़ के साथ हाशिम शाह कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत और आंखों में आग भरी हुई थी। हुरैन हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। किताब हाथ से छूटकर मेज़ पर जा गिरी। वह एक कदम पीछे हटी, मगर हाशिम ने तेजी से आकर उसका बाजू मजबूती से थाम लिया। वह सख्त लहजे में दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी माँ से बदतमीजी की। इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने से बड़ों के साथ जुबान चलाओगी। हुरैन कांपती आवाज में बोली, मगर फिर भी अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकी। आप मेरे मामलों में मत पड़ें। आपको मैं कितनी बार बता चुकी हूं कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी। जबरदस्ती की शादी के बाद अब आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। हाशिम के लबों पर एक तल्ख हंसी आई, मगर आंखों की सख्ती और बढ़ गई। वह झुककर करीब आया और गुस्से से भरी आवाज में बोला, शादी नहीं करनी थी, ये सब कहने के दिन गुजर गए। हुरैन, तुम्हारा निकाह हो चुका है। अब तुम्हारी मर्जी की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हारा दिमाग तो मैं रुखसती के बाद करूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि शौहर का इख्तियार क्या होता है। हुरैन के आंसू आंखों में तैरने लगे,
मगर उसने हिम्मत बांधी और तेज लहजे में बोली, मैं अपनी माँ के सामने भी जवाब देती हूँ, तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। हाशिम ने उसका बाजू और जोर से पकड़ लिया, जैसे उसकी बातों को रद्द कर रहा हो। उसकी आवाज गरज की तरह कमरे में गूंजी। तुम्हारी मर्जी? तुम भूल गई हो कि तुम्हारा ताल्लुक अब मेरे नाम से जुड़ चुका है। तुम्हारी मेरी माँ के आगे जुबान चलाने की जुर्रत कैसे हुई? कल सुबह तुमने उनसे माफी मांगनी है। हुरैन ने सर झटका और चीख कर बोली, मैं हरगिज नहीं मांगूंगी माफी। क्यों मांगूं? उन्होंने मुझे बेबुनियाद नसीहत की। मैंने जवाब दे दिया। हिसाब बराबर हो गया। हाशिम उसके करीब झुककर धमकी भरे लहजे में बोला, अगर माफी नहीं मांगोगी तो फिर मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें इस घर से कदम भी बाहर रखने नहीं दूंगा। तुम्हारी हर हरकत पर पाबंदी लगाऊंगा। तुम न किसी से बात कर सकोगी, न कमरे से बाहर निकल सकोगी, और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। हुरैन की सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगीं। वह आंसू रोकने की कोशिश करती रही, मगर आखिरकार उसका सब्र टूट गया। आंखों से आंसू बह निकले और आवाज भर्रा गई। आप मुझे कैद करना चाहते हैं? आप इतने बेरहम क्यों हैं? मैंने आखिर क्या कसूर किया है? हाशिम उसका बाजू छोड़ते हुए उंगली उठाकर बोला, कसूर ये है कि तुमने मेरी माँ के सामने जुबान चलाई। तुम्हारा घमंड तोड़ना मेरा काम है, इसलिए बेहतर यही है कि कल सुबह उठो और सबके सामने मेरी माँ से माफी मांगो, वरना याद रखो, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। हुरैन लरजती आवाज में बोली, अगर मैंने माफी मांग ली तो क्या आप सुकून से रहने देंगे? हाशिम ठंडे लहजे में बोला, तुम माफी मांगो तो शायद मैं चुप हो जाऊं, वरना तुम्हारे लिए ये घर जहन्नुम बन जाएगा। ये अल्फाज सुनकर हुरैन और टूट गई। आंसुओं के साथ उसने सर झुका लिया और कमजोर लहजे में बोली, ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी। हाशिम ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को दबाया और हाथ पीछे कर लिए। उसकी आंखों में अब भी सख्ती मौजूद थी, मगर चेहरे पर इत्मीनान की एक हल्की झलक आ गई थी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा और जाते हुए आखिरी जुमला बोला, याद रखो हुरैन, मेरी बात के खिलाफ जाना आसान नहीं। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मान जाओ। दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ कमरे में गूंजी। हुरैन ने कुर्सी पकड़कर खुद को सहारा दिया। उसकी आंखों से बहते आंसू किताब के खुले सफ़ों पर गिरते रहे। कमरा एक बार फिर खामोशी में डूब गया, मगर ये खामोशी अब खौफ और शिकस्त से भरी हुई थी। पूरी रात उसने रोते रोते गुजारी थी, लेकिन कल सिर्फ माफ़ी ही निकला था, क्योंकि जानती थी ये शख्स अपनी बातों का कितना पक्का है। डाइनिंग हॉल में सुबह की रोशनी नीम अंधेरे पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। मेज़ पर नाश्ता सजा हुआ था। प्लेटों में ऑमलेट, पराठे और प्यालों में चाय की भाप उठ रही थी, मगर कमरे में एक बोझिल सा सुकूत छाया हुआ था। सब अपनी अपनी जगह पर खामोश बैठे थे, जैसे किसी नामालूम बोझ ने जुबानों को बांध दिया हो। शमीम बेगम अपनी मखसूस शान के साथ मेज़ के सिरे पर बैठी थीं। जुल्फ़िकार साहब अखबार थामे हुए थे, मगर आंखें लफ्ज़ों पर नहीं थीं। हाशिम चाय की प्याली में चम्मच हल्का सा चला रहा था, मगर निगाहें एक ही तरफ बार बार उठ रही थीं। वह, जो कुर्सी पर नीम झुकी बैठी थी, होंठ भींचे, हाथों को गोद में सख्ती से जकड़े हुए। फजा में फैली खामोशी उसके अंदर की घबराहट को और बढ़ा रही थी। उसने कई बार चाहा कि बोले, मगर गला जैसे सूख कर बंद हो गया हो। आखिर उसने हिम्मत जमा की। हिचकिचाहट के साथ नजरें झुकाए, आहिस्ता और कांपती हुई आवाज में बोली, वो मैं सबके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। चमचों की खनखनाहट एकदम रुक गई। सबकी निगाहें उसकी तरफ उठ गईं। हाशिम ने पलकें सिकुड़ कर घूर कर देखा। जुल्फ़िकार साहब ने अखबार तह करके मेज़ पर रख दिया। शमीम बेगम जरा सीधी होकर बैठ गईं। वह लम्हा लम्हा लरसते दिल के साथ आगे बोली, कल जो कुछ भी हुआ, जो मैंने कहा वो गलत था। मुझे अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए था। शमीम बेगम ने फौरन हाथ उठा दिया। नरम मगर ठोस लहजे में बोलीं, नहीं बेटी, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम छोटी हो, जज्बात में कुछ कह दिया तो बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। मगर उसके होंठ कांपे, आंखों में नमी तैरने लगी। वह ज़िद्दी लहजे में बोली, नहीं, माफ़ी मांगनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं मांगूंगी तो शायद ये बोझ हमेशा मेरे दिल पर रहेगा। कमरे में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। उसके बाद वह झुककर धीमी आवाज में बोली, ताई अम्मी, मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ।
मेरा इरादा हरगिज आपकी दिल आज़ारी करने का नहीं था। हाशिम कुर्सी पीछे खिसकाकर सीधा बैठते हुए तंजिया अंदाज में बोला। माफी मांग रही हो या ड्रामा कर रही हो? आवाज में वही अकड़ है, लहजे में वही जिद। उसके गाल लाल पड़ गए, आंखें भीग कर और चमकने लगीं। वह लरजते होंठों से बोली, मैं दिल से मांग रही हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ड्रामा कर रही हूं तो ये आपकी सोच है। शमीम बेगम ने तेज नजरों से हाशिम को घूरा, फिर उसकी तरफ देखकर नरमी से बोली, बेटी बस कर दो। तुम्हारा दिल साफ है, हमें मालूम है। बार बार लफ्ज़ी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मगर उसने जैसे अपनी बात पूरी करना ज़रूरी समझा। आहिस्ता से बोली, आवाज़ में हल्की सी कड़वाहट शामिल थी। काश दिल साफ होने से सब मसले हल हो जाते, मगर यहाँ तो हर बात पर ताना, हर नज़र में शक है। शायद यही मेरा कसूर है कि मैं आपके घर में वो सब नहीं बन पा रही जो आप चाहते हैं। उसकी बात पर लम्हा भर को फ़ज़ा मज़ीद बोझिल हो गई। जुल्फ़िकार साहब ने गहरा सांस लेकर अखबार दोबारा खोल लिया। गोया वह कुछ कहना चाहते थे, मगर रुक गए। शमीम बेगम ने एक पल को नज़रें झुका लीं। हाशिम मुस्कुराते हुए ठंडे लहजे में बोला, अब माफ़ी भी तंज के साथ। कमाल है। वह चुप हो गई। आंखों के किनारों से आंसू बह निकले, मगर उसने सिर झुकाए रखा। नाश्ता मेज़ पर रखा था, मगर किसी के हाथ बढ़ नहीं सके। भाप उठती चाय के बर्तन और सन्नाटा सब पर हावी हो गया। कुछ पल बैठी रही, फिर नाश्ता छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वक्त कभी थमा नहीं और न कभी थमेगा। दोपहर 2 बजे कमरे के पर्दे आधे खुले थे। धूप की किरणें बिस्तर के किनारे लकीरों की तरह पड़ रही थीं, मगर माहौल खामोशी से भरा हुआ था। वह सोफे पर बैठी थी, हाथों को बार बार मल रही थी। माथे पर गहरी शिकनें थीं। दिल में एक ही बात चुभ रही थी, क्यों माफ़ी मांगी मैंने? आखिर किसके कहने पर? अगर हाशिम ने डराया न होता तो कभी नहीं झुकती। उसका दिल भीतर ही भीतर जल रहा था। गुस्से में वह खुद से बातें करती रही, कभी बिस्तर पर बैठ जाती, कभी खड़ी हो जाती। तभी अचानक मोबाइल जोर से बज उठा। उसने चौंक कर उठाया, स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, नरमीन। उसने एक पल सोचा कि उठाए ना, मगर फिर रिसीव कर लिया। हाय, कहाँ रह गई तुम? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अम्मी भी कह रही थीं आज तुम जरूर आओगी। दूसरी तरफ नरमीन की चंचल आवाज गूंजी। वह भारी आवाज में बोली, नहीं आ सकती नरमीन, अब तो शायद कभी नहीं आ सकूं। नरमीन चौंक गई। क्या मतलब? आखिर हुआ क्या? वह कड़वी हंसी हंसकर बोली, क्या बताऊं तुम्हें? मेरे शौहर को हर बात में मसले हैं। उन्हें पसंद नहीं कि मैं इस घर के अलावा कहीं जाऊं। और सास, वह तो हर वक्त ताने देती हैं। आज सबके सामने मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी, सबके आगे सिर झुकाना पड़ा। सोचो कैसा लगता है? नरमीन कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, अरे पागल, ऐसी बातें तो हर घर में होती हैं। कभी कभी बर्दाश्त कर लेना बेहतर होता है। वह तड़प कर बोली, आंसू भरी आवाज़ कांप रही थी। बर्दाश्त कब तक नरमीन? आखिर मैं इंसान हूं या पत्थर? ये रोज़ रोज़ की जिल्लतें, ये पाबंदियां, अब और नहीं। मैंने सोच लिया है, आज या तो सब खत्म या मैं खत्म। मैं इस शख्स के साथ और नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। नरमीन चौंक कर चीख उठी, पागल हो गई हो क्या? तलाक कोई खेल है? वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई, कमरे में चक्कर लगाने लगी। खेल नहीं है नरमीन, ये मेरी जिंदगी है। अगर रोज मरना है तो जीते जी मरने से अच्छा है सब खत्म कर दूं। मुझे उसका कोई ताल्लुक नहीं चाहिए, मुझे सांस लेने दो। नरमीन गुस्से में बोली, बस करो, इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? हर रिश्ते में ऊंच नीच होती है। अगर तुम छोटी सी बात पर सब खत्म करने लगोगी तो आगे कैसे चलोगी? वह बिस्तर के किनारे गिर गई, हाथों से चेहरा ढक लिया, रूंधी आवाज में बोली, छोटी सी बात तुम्हें छोटी लगती है, मगर मेरे लिए ये सबसे बड़ा जख्म है। मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें सब दबा दी गईं। हर पल कोई न कोई रोक, कोई न कोई ताना। नरमीन, मुझे लगता है मेरा दम घुट रहा है। नरमीन ने गहरी सांस लेकर नरम लहजे में कहा, देखो, जज्बात में आकर फैसला कभी मत करो। सब्र करो, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। अपनी माँ को सोचो, अपने अब्बा को सोचो। अगर ये सब सुनेंगे तो उनका दिल कितना टूटेगा। वह रोते हुए बोली, दिल तो मेरा भी टूटा है नरमीन, और रोज टूटता है। मैं नहीं जानती कब तक ये सब सहना है। दोनों तरफ कुछ देर चुप्पी रही। फिर नरमीन ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और बोली, बस अभी कुछ मत कहो, शांत हो जाओ। कल मैं आकर खुद तुमसे बात करूंगी।
मगर वादा करो, आज कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिस पर कल पछताना पड़े। वह देर तक चुप रही, फिर थके लहजे में सरगोशी की, वादा नहीं कर सकती नरमीन, मैं वाकई टूट गई हूं। लाइन पर आंसुओं की नमी महसूस होने लगी। कमरे की खामोशी फिर से उस पर हावी हो गई, जैसे दीवारें भी उसके दर्द की गवाह हों। कुछ देर बाद उसने मोबाइल बंद कर दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और वह फैसला कर चुकी थी। रात की खामोशी में पूरा घर सोया हुआ था। 12 बज चुके थे। राहदारी में अंधेरा था, घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। हाशिम अपने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर अंदर आया। उसका इरादा सिर्फ कपड़े बदलकर सोने का था। वह जूते उतार ही रहा था कि अचानक पर्दे के पीछे हलचल हुई। वह ठिठक गया, आंखें सिकुड़ गईं। एक पल में पर्दा हटा और सामने हुरैन खड़ी थी। वह दंग रह गया, माथे पर शिकनें गहरी हो गईं। ये क्या हरकत है? उसके लहजे में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। हुरैन ने डरने के बजाय गंभीर आंखों से उसे देखा और धीमे मगर पुरज़्म लहजे में बोली, मैं 10 बजे से आपके कमरे में छुपकर बैठी हूँ, सिर्फ आपसे बात करने के लिए। हाशिम का गुस्सा और भड़क उठा। मेरे कमरे में छुपकर? हुरैन, होश में तो हो? वह एक कदम आगे बढ़ी, जैसे अपनी बात को वजन देना चाहती हो। एक डील करेंगे हाशिम। आपको मैं अपना सोने का सेट दूंगी और अम्मी के लॉकर से 50,000 भी चुरा कर दे दूंगी। बस आप मुझे अभी के अभी तलाक दे दीजिए, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। यह सुनकर हाशिम का खून खौल उठा। उसकी आंखों में लालिमा भर गई, जैसे गुस्सा आसमान छू रहा हो। वह तंजिया हंसा मगर आवाज में धार थी। वाह, अपने शौहर से इतनी घटिया बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन ठीक है, तुम मुझे शौहर मानती कहाँ हो? वह एक कदम उसके करीब आया। अच्छा हुआ रात के वक्त खुद मेरे पास आ गई हो। अब इस कमरे से मेरी बीवी बनकर ही निकलोगी। यह अल्फाज सुनते ही हुरैन के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह फौरन पीछे हटी। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, मगर हाशिम ने झपट कर उसका बाजू पकड़ लिया। हाथ छोड़ो मेरा! वह चीखी, खौफ और गुस्से से कांपती हुई। ये क्या बदतमीजी है? हाशिम ने सख्त नज़रों से उसे देखा और चेहरा बिल्कुल करीब ले आया। बदतमीजी? बदतमीजी तो यह है कि तुम आधी रात को एक मर्द के कमरे में आकर तलाक की भीख मांग रही हो। वह उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करती रही, मगर हाशिम का हाथ लोहे की तरह जकड़ा हुआ था। वह झुककर उसके कान में फुसफुसाया, आवाज में खौफनाक सर्द मिजाजी थी। याद रखना, अगर आइंदा तलाक का लफ्ज तुम्हारे मुंह पर आया तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। समझ आई? इससे भी बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। यह कहकर वह पल भर रुका, फिर अचानक उसकी गर्दन पर हल्का सा चुंबन दिया। हुरैन के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। वह खौफ से कांप गई, आंखों में आंसू आ गए। हाश प्लीज, ये सब मत करो, वह कांपती आवाज में बोली, दिल पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए। हाशिम ने अपना चेहरा और करीब लाकर सख्त लहजे में कहा, अभी तो बस चेतावनी दी है। याद रखो, आइंदा इस विषय पर जुबान खोली तो तुम्हारे लिए इस घर की दीवारें भी कैद बन जाएंगी। ये अल्फाज सुनकर वह सचमुच डर गई थी। उसके कदम कांपने लगे। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। हाशिम ने आखिरी बार उसे घूरा, फिर हाथ छोड़ दिया। हुरैन भागती हुई दरवाजे की तरफ लपकी और कमरे से निकल गई। दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। हाशिम ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया, मगर जहन अब एक फैसला ले चुका था। अगली सुबह नई रोशनी के साथ उजाला फैला। डाइनिंग हॉल में नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। टेबल पर दूध, पराठे, अंडे और चाय सजी थी। सुबह की रोशनी खिड़कियों से छनकर भीतर आ रही थी और माहौल में एक घरेलू रौनक थी। सब अपनी अपनी प्लेटें थामे बैठे थे कि अचानक हाशिम ने चम्मच मेज पर रख दिया और सीधे अपने अब्बा रहीम साहब की तरफ देखा। उसकी आंखों में असामान्य संजीदगी थी। बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। रहीम साहब ने चौंककर बेटे को देखा। बाकी सबके हाथ भी रुक गए। नजरें एकदम हाशिम पर टिक गईं। उसने गला खंखार कर सीधा होते हुए मजबूत लहजे में कहा, मुझे अपनी जिंदगी के बारे में आप लोगों से बात करनी है। मेरी उम्र अब 28 साल हो चुकी है और खैर से मेरी बीवी भी अब 20 साल की हो गई है। हम दोनों एक ऐसी उम्र में पहुंच गए हैं कि शादी ही सबसे बेहतर हल है। यह सुनते ही कमरे का माहौल जैसे बदल गया। जुल्फिकार साहब ने मुस्कुराकर मेज पर हाथ मारा, चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। हाँ, बिल्कुल,
मुझे मंजूर है, मैं देने के लिए तैयार हूं अपनी बेटी की रुखसती। रुखसाना बेगम की आंखों में भी सुकून झलका। शमीम बेगम ने सर हिलाकर तायद की। माहौल में खुशी का रंग छा गया। लेकिन रहीम साहब, जो हमेशा सोच समझकर फैसला करते थे, जरा एहतियात भरे लहजे में बोले, हाशिम, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये फैसला हम सबके लिए है, लेकिन इसमें सबसे अहम उसकी मर्जी है। मैं अपनी बेटी से पूछना चाहता हूं। यह सुनते ही सबकी नजरें हुरैन की तरफ उठ गईं, जो चुपचाप अपनी प्लेट के किनारे को कुरेद रही थीं। अचानक इतने सवालिया नजरों का बोझ उस पर पड़ा तो वह गड़बड़ा गई। वह कांपती आवाज में बोली, नहीं, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। आप लोग ऐसा मत कीजिए। ये अल्फाज कमरे में गूंजकर सन्नाटा ले आए। सबके चेहरे हैरानी और नाराजगी के बीच जम गए। रुखसाना बेगम फौरन तेज लहजे में बोलीं, चुप हो जाओ, बदतमीजी मत करो, ये बड़ों के फैसले हैं। हुरैन ने आंखों में आंसू भरकर मां को देखा, जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसकी बात को यूं ठुकरा देंगी। रहीम साहब थोड़ा बेचैन हुए, मगर रुखसाना बेगम ने आगे बढ़कर उन्हें तसल्ली दी। भाई साहब, आप फिक्र न करें, ये लड़कियों की उम्र ही ऐसी होती है, उनकी समझ कमजोर होती है। आप लोग शादी की तैयारियां करें, सब अच्छा होगा। जुल्फिकार साहब खुशी से झूमते हुए बोले, जी बिल्कुल, ये तो मेरे लिए खुशी की खबर है। अब हम सब मिलकर रुखसती की तैयारी करेंगे। मेज पर माहौल एकदम गहमा गहमी में बदल गया। शमीम बेगम हंसते हुए बोलीं, बस अब तो खुशी का समा होना चाहिए। खुदा ने जोड़ बनाया है तो देर कैसी। मगर इस सारे शोर शराबे और मुस्कुराहटों के बीच हुरैन की आंखों में हैरानी और बेबसी छिपी हुई थी। वह पलकें झपक झपक कर अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल किसी कैद में बंद परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। उसने बेकाबू होकर अपनी नजरें हाशिम की तरफ उठाईं, वही जिसने यह ऐलान करके सबको अपने साथ कर लिया था। हाशिम की आंखों में एक अजीब सी जीत का गुरूर था। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी को खामोश चैलेंज दे रहा हो, जैसे कह रहा हो, अब तुम चाहो या न चाहो फैसला हो चुका है। उस नज़र ने हुरैन की जान हिला दी। वह गुमसुम बैठी थी। हैरत और सदमे से उसके होंठ लरज रहे थे, मगर अल्फाज जैसे गुम हो गए थे। टेबल पर सब हंसते बोलते खुशी के मंसूबे बना रहे थे, मगर उसके लिए यह लम्हा खुशी नहीं बल्कि किसी आने वाले तूफान का आगाज लग रहा था। वह उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। कमरे के अंदर दोपहर की हल्की सी धूप पर्दे के सुराख से छनकर फर्श पर तिरछा सा साया बिखेर रही थी। वह कमरे में बेचैनी से टहल रही थी, कभी अलमारी के करीब जाती, कभी खिड़की के पास रुकती और फिर गुस्से में बड़बड़ाते हुए वापस पलट आती। उसकी आंखों में इश्तियाल था और लबों पर सख्ती। वह गुस्से से बड़बड़ाई, मैं किसी कीमत पर इस घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी। या आखिर समझता क्या है खुद को, बस अपनी मनमानी करेगा, जैसे घर में सब गुलाम हो। नहीं, यह मुमकिन ही नहीं है। उसकी आवाज़ कमरे की खामोशी को चीर रही थी कि अचानक दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। रुखसाना बेगम हाथ में नए कपड़ों का थैला लिए अंदर आईं। वह तो बेटी को यह दिखाने आई थीं, मगर उसे इस हालत में देखकर लम्हा भर के लिए उनके कदम थम गए। चंद सानिये वह उसे घूरती रहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोलीं, यह क्या हालत बना रखी है तुमने। वह पलटकर तेज लहजे में बोली, अम्मी, आपने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? जब आप जानती थीं कि मुझे वह इंसान एक आंख नहीं भाता, तो फिर हाँ क्यों की? आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? रुखसाना बेगम के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उन्होंने कपड़ों का थैला बेड पर रखा और सख्त आवाज में बोलीं, बेहुदा बातें मत करो। वह तुम्हारा कोई मंगेतर या बॉयफ्रेंड नहीं है, वह तुम्हारा शौहर है। निकाह हो चुका है। निकाह मजाक नहीं होता। ये कोई खेल नहीं है कि आज तुम्हें पसंद न आया तो कल तोड़ दिया। वह जिद में चीखी, अम्मी, जैसे मंगनियां टूट जाती हैं वैसे ही आजकल निकाह भी टूट जाते हैं। मुझे नहीं करनी इस आदमी से शादी, मुझे नहीं पसंद, वह, मुझे आज़ादी चाहिए। यह सुनते ही रुखसाना बेगम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उसके रुखसार पर दे मारा। कमरे में थप्पड़ की गूंज ने जैसे हवा को भी साख्त कर दिया था। वह चंद लम्हों के लिए साखित खड़ी रह गई, आंखों में आंसू उमड़ आए।
रुखसाना बेगम उसे डांटते हुए बोलीं, याद रखो, अगर तुम्हें तलाक का दाग लग गया ना, तो फिर तुम्हारी अगली शादी किसी कुंवारे हैंडसम लड़के से नहीं, बल्कि किसी बुढ़े से होगी जो तुम्हें सिर्फ जिम्मेदारी समझकर घर लाएगा। दुनिया तलाकशुदा औरत को कभी माफ नहीं करती। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी ख्वाहिशें सब चकनाचूर हो जाएंगी। और हाँ, ये भूल जाओ कि कोई तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। तुम्हें वही मर्द मिलेगा जो अपने घर के काम के लिए औरत ढूंढ रहा होगा, मोहब्बत के लिए नहीं। वह खामोश खड़ी माँ की बातें सुनती रही। रुखसाना बेगम मजीद बोलीं, जिंदगी कोई फिल्मी कहानी नहीं है जहां हीरो आता है और सब कुछ संवार देता है। हकीकत का सामना करो। तुम्हारा शौहर है, तुम्हारे निकाह का हकदार है। चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो, तुम्हें इसी के साथ जीना है। जिद और अना के सहारे औरत अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। उसके आंसू गालों पर बह निकले थे, मगर वह कुछ नहीं बोल सकी। उसके अंदर का गुस्सा अब एक गहरी खामोशी में ढल रहा था। रुखसाना बेगम सख्त लहजे में बोलीं, अब ये फजूल जिद छोड़ो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को दुनिया तलाकशुदा का ताना दे। बेहतर यही है कि तुम हकीकत कबूल करो और अकल से काम लो। वह आहिस्ता से बेड के किनारे पर बैठ गई। उसके अंदर तूफान उमड़ रहा था, लेकिन माँ की सख्त नसीहतों ने जैसे उसकी जुबान को कफल लगा दिया हो। वह जान गई थी कि अगर अब भी उसने जिद की तो अंजाम मजीद तल्ख होगा। कमरे की फजा में माँ की नसीहतों की सख्ती और बेटी की खामोशी एक साथ बिखर गई थी। वह उसे सुनाकर रोने के लिए छोड़ गई थी। रात का वक़्त था, पूरा मोहल्ला नींद की दबीज चादर ओढ़े खामोश पड़ा था। बड़ी कोठी के कमरे से निकलकर हाथ में भारी सूटकेस लिए वह दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, आंखों में गुस्सा और दिल में बेबसी। कमरे की लाइट बुझाकर जब वह बरामदे से बाहर आई तो लम्हा भर रुककर बड़बड़ाई, नहीं रहना मुझे यहाँ। जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं तो मैं क्यों ये सब सहूं? बस अब खत्म। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। सब अपने अपने कमरों में गहरी नींद में थे। किसी को खबर नहीं थी कि वह अपना सामान उठाए आहिस्ता आहिस्ता कोठी के दरवाजे से बाहर निकल गई थी। ठंडी रात की हवा ने उसके बालों को बिखेर दिया था, मगर वह सड़क पर खामोशी से कदम बढ़ाती रही। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। अभी वह कुछ ही कदम चली थी कि उसे पीछे से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। गर्दन में सनसनाहट सी दौड़ गई। वह चौंकी, पलटकर देखा तो 3 ओबाश लड़के सड़क के किनारे उसका पीछा करते आ रहे थे। उनकी आंखों में सुर्खी, कहाखों में खबासत और कदमों में ढीठ एतबार था। उनमें से एक ने हंसते हुए आवाज लगाई, ओए देखो तो, ये बुलबुल घर से निकाली गई है क्या, जो अकेली रात के वक़्त सड़कों पर घूम रही है? आओ भाई, हम छोड़ आते हैं इसे। वह कदम तेज करते हुए गुर्राई, बदतमीज, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बात करते हुए? दूसरा लड़का नखवत से हंसकर बोला, माँ बहन तो हैं, मगर इन जैसी कोई हसीना नहीं है। चलो हम छोड़ आते हैं तुझे। तीसरा आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने लगा। उसकी जान हलक में अटक गई, दिल खौफ से धड़कने लगा। उसी लम्हे अचानक किसी ने उस औबाश का हाथ मजबूती से दबोच लिया। लड़का चौंका, पलट कर देखा तो सामने हाशिम खड़ा था। हुरैन भी एकदम ठिठक गई। कुछ समझने से पहले ही हाशिम ने उस लड़के के चेहरे पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वह लड़खड़ाकर पीछे गिरने के करीब हुआ। हाशिम ने गुस्से में उसका गिरेबान झंझोड़ते हुए गरजा, मैं छोड़ूं तुम्हें, तुम्हारे घरों को बगैरतों इज्जतदार लड़कियों पर हाथ डालने की हिम्मत करते हो? हाशिम की आंखों में वही खून आशाम सुर्खी झलक रही थी। आवाज में इतनी सख्ती थी कि तीनों औबाशों के कदम डगमगा गए। बाकी दोनों घबराकर एक दूसरे को इशारा करने लगे और फिर एक झटके में तीनों वहां से भाग खड़े हुए। सड़क पर फिर से सन्नाटा लौट आया। हुरैन का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। वह हाशिम को देख रही थी जो गुस्से से कांप रहा था। उसने तेज नजरों से उसे घूरा, फिर उसके हाथ से सूटकेस छीन लिया और दहाड़ा, चलो अभी के अभी घर। हुरैन सहमी हुई, कांपती हुई खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू निकलने को थे, मगर आवाज नहीं निकली। वह आहिस्ता से बोली, मैं यहां से जाना चाहती थी, मुझे नहीं रहना इस जहन्नुम में। हाशिम कदम आगे बढ़ाकर बोला, बकवास बंद करो, जहन्नुम बनाने वाली तुम खुद हो। रात के 12 बजे अकेली औरत सड़क पर निकलती है, अकल है या नहीं? अगर मैं वक्त पर न पहुंचता तो सोचा भी है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। वह लरसते हुए बोली, मैं थक गई हूं, किसी को मेरी परवाह नहीं है, मुझे लगता है मेरी कोई अहमियत नहीं रही। हाशिम उसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में बोला, अहमियत खुद बनानी पड़ती है, भागने से नहीं मिलती।
तुम्हारी जिद और अना तुम्हें ले डूबेगी। याद रखना, ये दुनिया तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ती बल्कि नोच खाती है। अभी जो हुआ वह एक मिसाल थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सर झुकाकर खामोशी से खड़ी रही। हाशिम ने उसका सामान उठाया और दोबारा सख्त आवाज में बोला, अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो याद रखना, मैं खुद तुम्हें दुनिया की नजरों में गिरा दूंगा। चलो घर। उसके लहजे में इतनी धमक थी कि वह बिना कुछ कहे उसके साथ चलने पर मजबूर हो गई। सड़क पर उनके कदमों की आवाज गूंजने लगी। एक तरफ खौफ और गुस्सा, दूसरी तरफ शिकस्तगी और आंसू। रात का अंधेरा जैसे दोनों की खामोशियों को निगल रहा था। हवा में एक गैर मामूली खामोशी घुली हुई थी। कोठी के तमाम कमरे अंधेरे में डूबे पड़े थे। वे लंबी मसाफत तय करके घर पहुंच गए थे। अभी अभी हुरैन का सूटकेस उसके कमरे में रखकर पलटने ही लगा था कि पीछे से नरम मगर लरजती हुई आवाज ने उसे रोक लिया। हाशिम, मेरी बात सुनिए। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा भी नहीं था कि एकदम कदम मोड़कर तेजी से आगे आया और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। कमरे की लाइट की सफेदी में उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, गाल लाल हो गए और लब कपकपाने लगे। वह दंग रह गई जैसे वक्त थम गया हो। हाशिम की आंखों में अब भी वही आतिशफिशान दहक रहा था। आवाज में गरज और लहजे में जहर भर कर बोला, जानती हो तुम जैसी लड़कियों का अंजाम क्या होता है, जिन्हें जिद और अना अंधा कर दे। वही लड़के जिनसे आज तुम सड़क पर टकराई, वे कल तुम्हारी इज्जत नोचकर तुम्हें किसी कूड़ेदान के पास फेंक देते। तुम्हारी सांस बाकी रहती मगर इज्जत गैरत सब रौंद दी जाती, और तुम बस चीखने और रोने के काबिल रह जाती। फिर क्या करती तुम? वह अपनी जगह साखित खड़ी थी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। हाशिम ने कदम आगे बढ़ाए और उसके करीब आकर मजीद सख्ती से बोला, तुम्हें लगता है ये कोई खेल है? जब जी चाहा बैग उठाया और घर से निकल खड़ी हुई। इज्जतदार घर में रहते हुए भी ऐसी हरकतें करके तुम अपने बाप का, अपने घर का और मेरा सर झुकाती हो। इतना शौक है ना तुम्हें भागने का, तो जरा उन लड़कियों से पूछो जिनके पास छत नहीं है। कुछ बेचारी दिन रात मेहनत करके किराए के घरों में जलील होती हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो सड़कों पर प्यासे पड़ी रहती हैं, अपनी जिंदगी के हर पल को ठोकरों में बेचती हैं। और एक तुम हो, खुदा की कसम, इस सब के बावजूद भी तुम्हें अपने घर और अपनी इज्जत की कद्र नहीं। हुरैन की हिचकियां बंद गईं। वह लरसती हुई आवाज में बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे गुस्सा आ गया था, इसीलिए गलती हो गई। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। हाशिम ने तंजिया का हका मारा। गलती? ये गलती नहीं थी, ये तुम्हारी सोच का जहर है। समझ लो, अगर आज मैं वक्त पर न पहुंचता तो तुम्हारी जिंदगी अंधेरों में दफन हो चुकी होती। लोग कहते कि जुल्फिकार साहब की बेटी भाग गई, इज्जतदार घर की लड़की को आवारा कहकर कोसते, और तुम सारी जिंदगी सिर्फ अपने फैसले पर कफे अफसोस मलती रह जाती। उसने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी। याद रखो हुरैन, आज़ादी और बदतमीजी में बहुत फर्क है। तुम्हें जो इज्जत इस घर ने दी है वह किसी भटकी हुई रूह के हिस्से में नहीं आती। अपने घर, अपने नाम, अपने रिश्तों को बोझ समझकर कदम उठाओगी तो अंजाम सिर्फ बर्बादी है। वह आंसू पोंछते हुए सिसकियों में बोली, मैं वादा करती हूं, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे डांटिए मत, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। हाशिम ने एक लम्हा उसे देखा। उसकी आवाज में अब भी सख्ती थी मगर अल्फाज में तल्ख सच्चाई थी। शर्मिंदगी काफी नहीं है। अपने दिमाग में बिठा लो कि इज्जत के फैसले लम्हे लम्हे में टूटते हैं। लड़कियां जब अपनी जिद में बहक जाती हैं तो उनका अंजाम तारीख के कूड़ेदान में मिलता है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उन्हीं में शुमार हो। वह खामोश हो गई। गालों पर आंसुओं की लकीर वाजिह थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी मगर दिल की गहराई में एक अनजाना खौफ बैठ गया था। हाशिम ने उसे आखिरी बार घूरा, फिर धमक भरे लहजे में बोला, ये पहला और आखिरी मौका है। अगर दोबारा तुम्हारे दिमाग में घर से निकलने का ख्याल आया तो याद रखना, दुनिया से पहले मैं तुम्हें सजा दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ उसकी सिसकियां और हाशिम के भारी कदमों की आवाज बाकी रह गई। वह दरवाज़ा धड़ाम से बंद करके बाहर निकल गया और वह अकेली साकित खड़ी रह गई, अपने गाल पर पड़े निशान को छूते हुए और दिल ही दिल में कांपते हुए। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 हफ्ते बाद उसकी रुखसती तय पा गई थी। कमरे के अंदर मध्यम रोशनी फैली हुई थी। खुशबुओं से भरा हुआ माहौल, नरम गुलाबी पर्दे और बिस्तर पर बिखरे फूल हुरैन के दिल में अजीब सा खौफ और खुशी का इंतजाज पैदा कर रहे थे। दुल्हन के लाल जोड़े में लिपटी वह बैठी थी, आंखों में सुर्खी और दिल में हजार विश्वास।
हर लम्हा यही ख्याल उसके दिमाग में कचोट रहा था कि अब कमरे का दरवाज़ा खुलेगा और हाशिम हमेशा की तरह गुस्से में उस पर बरस पड़ेगा। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। उसके दिल की धड़कन रुकती सी महसूस हुई। हाशिम कदम बकदम चलता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर सख्ती नहीं थी, बल्कि एक खामोश संजीदगी थी। वह सीधा उसके करीब आकर बैठ गया। हुरैन ने नजरें झुका लीं, होंठ कपकपा रहे थे। कुछ कहने ही वाली थी कि हाशिम की परसुकून आवाज़ ने उसे चौंका दिया। अस्सलामु अलैकुम। ये एक आम सा सलाम था, मगर इसके अंदर मोहब्बत और वकार की झलक थी। हुरैन के कांपते वजूद को जैसे किसी ने थपक कर सुकून दिया हो। अगले लम्हे उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। लम्हा भर के लिए हुरैन लरज़ उठी, मगर फिर उसने अपने हाथ की गिरफ्त ढीली नहीं की। हाशिम ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी हसीन भी लग सकती हो। वह थोड़ी देर खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, चलो खड़ी हो जाओ, हम शुक्राने के नफल अदा कर लेते हैं। हुरैन ने घबराकर जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। रुकिए हाशिम, पहले मेरी बात सुनिए। आंखों से आंसू बह निकले। क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या आप मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ नहीं कर सकते? मैं जान गई हूं कि बागी लड़कियों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। जो हरकतें मैं करती रही, वो सब बचपना था, मेरी नादानी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। हाशिम ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नरमी और लबों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम कम उम्र हो हुरैन, मैं जानता हूं। इस उम्र में हर इंसान का दिमाग आसमान पर होता है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं। वह कुछ लम्हे सोचकर बोला, और हाँ, कहीं न कहीं मेरी भी कोताही थी। तुम पर बेवजह सख्ती करना, गुस्सा दिखाना। इससे बेहतर था कि मैं तुम्हें साथ लेकर चलता, तुम्हें मैच्योरली चीज़ें हैंडल करना सिखाता। मगर मैं जिद पर अड़ा रहा। नतीजा ये निकला कि हमारे बीच दूरियां और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गईं। उसके लहजे में आज पहली बार एक नरमी थी, जैसे वह दिल से इकरार कर रहा हो। इन 2 हफ्तों में तुमसे दूर रहकर मैंने बहुत कुछ सोचा, और मुझे समझ आ गया है कि रिश्ते सख्ती से नहीं चलते, बल्कि मोहब्बत, सब्र और एतबार से आगे बढ़ते हैं। हुरैन की आंखें नम हो गईं। वह धीमी आवाज में बोली, मैं वादा करती हूँ हाशिम, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। बस मुझे अपना एतबार दे दीजिए। हाशिम ने उसका हाथ मजबूती से थामा और आहिस्ता से उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब कोई वादा या कसम नहीं चाहिए मुझे, बस साथ चाहिए और एक दूसरे का भरोसा। हुरैन ने नजरें झुकाए, आंसू थम नहीं सके। हाशिम ने नरम हाथ से उसके आंसू साफ किए और धीरे से उसका माथा चूम लिया। लम्हा भर को वह सन हो गई, जैसे दुनिया थम गई हो। ये मेरा वादा है तुमसे, हाशिम धीमे लहजे में बोला। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई खौफ नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी ढाल हूं। कमरे में खुशबू मजीद महकने लगी, जैसे माहौल भी इस नए आगाज का गवाह बन गया हो। हुरैन ने पहली बार सुकून की सांस ली। वह दुल्हन बनकर आई जरूर थी, मगर आज उसे एहसास हुआ कि वह वाकई एक बीवी भी बन गई है। हाशिम ने उसके हाथों को थामे रखा और दोनों ने मिलकर सजदा-ए-शुक्र अदा किया। लम्हे भर में दुश्मनी, जिद और अना सब बह गई। बाकी रह गई तो सिर्फ मोहब्बत की एक नई कहानी, जो अब उन दोनों के दिलों में रकम हो चुकी थी।